हम लोग सभी को नमस्ते। आज हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी पर दूसरी प्रस्तुति देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। पहली प्रस्तुति राधे श्याम भैया जी ने रखी थी परसों, और काफी कुछ मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की थी। पवन भाई के बारे में बता दूं, जैसा कि बैनर्स जिसने भी देखा होगा उसने देखा ही है कि वो एक विद्यालय चलाते हैं और पिछले 9-10 वर्षों से 2009 से वो चला रहे हैं। और उनकी दिलचस्पी बच्चों की मानसिकता को जानने में थी, इसलिए उन्होंने अपने लिए टॉपिक भी चाइल्ड साइकोलॉजी चुना। वो स्कूल के डायरेक्टर भी हैं, साथ में वो पढ़ाते भी हैं, और कि भले ही उनका विषय अंग्रेजी हो, लेकिन वो लगभग सभी विषय जो है वो बच्चों को पढ़ा लेते हैं। उनका जीवन विद्या से परिचय 2017 में यहाँ पर शिविर हुआ था पहला श्रवण भैया का, तो उसमें वो काफी प्रश्न कर रहे थे, और जितना उनका प्रश्न था उसी का परिणाम है कि उनकी जिज्ञासा मध्यस्थ दर्शन को जानने में हुई, और तब से वो निरंतर अध्ययनरत हैं। यहाँ जितने भी अध्ययन के शिविर हुए हैं और परिचय शिविर हुए हैं, सब में उनकी पूरी भागीदारी रही है। आज हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी से, बाल मनोविज्ञान से जुड़े हुए और भी पहलू इनके माध्यम से, इनकी दृष्टि से हम लोग देखेंगे, जो हमें अपने लेखन के लिए सहयोगी सिद्ध होगा, ऐसी अपेक्षा के साथ पवन भाई का स्वागत है। जी पवन भाई। जी सभी को नमस्ते। आदरणीय बाबा जी के प्रति कृतज्ञता, और सभी को नमस्ते, सभी का स्वागत है। एक विद्यार्थी के रूप में हमने मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया है। इस सिलसिले में समझने का प्रयास किया गया है कि जो एक कंटेंट तैयार होना है और उसको हम पुस्तक लेखन में उपयोगी बना सकें, इसी अर्थ में अध्ययन करना हुआ। मनोविज्ञान हमारा विषय नहीं रहा तो यह सब कुछ नया जैसा ही रहा। अध्ययन करना, उन किताबों को पढ़ना जो हमारे विषय में नहीं रहा, तो इस रूप में नया भी है। और जब कुछ कुछ चीज़ों को पहचान लिया तो अब वो रिलेटेड लग रहा है और अध्ययन गम्य भी हो रहा है। मनोविज्ञान की जो पृष्ठभूमि है उससे संबंधित मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, और इसके बाद हम लोग बाल मनोविज्ञान पर चर्चा करेंगे। इसका कुछ ओरिजिन को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जो हमने समझा है वो मैं शेयर करना चाहूँगा। तो इसके पृष्ठभूमि में मैं जो देख पा रहा हूँ वह ये है कि मनोविज्ञान जो है वह दर्शन का ही एक हिस्सा है। दर्शन का ही आगे फर्दरली वो जब फ्लोरिश्ड होता है तो वहाँ से फिर मनोविज्ञान का जन्म हुआ। इस प्रकार से इसकी शुरुआत एक नया विषय के रूप में माना जा सकता है। ऐसा मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि मन की विज्ञान, मनोविज्ञान का जैसा कि अर्थ है मन की विज्ञान, और मन की विज्ञान को समझने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। यूरोपियन पृष्ठभूमि में इसका प्रयास हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रयास किया जा रहा है। और जैसा कि एक वेस्टर्न सिस्टम में रहा है कि जो दिखता है उसको ही वो प्रत्यक्ष रूप से मानते हैं, और
शेष चीजों को अंधविश्वास रूप में या तो नहीं मानते हैं या अंधविश्वास की तरह मानते हैं। तो मन का स्वरूप कैसा है? मनोविज्ञान में एक जब प्रश्न उठता है कि मन का विज्ञान हम जब समझने चले हैं, तो मन का स्वरूप कैसा है, उसका पता चल सके। आखिर यह मन नामक जो वस्तु है, वह कैसी वस्तु है? दृश्य है, अदृश्य है, भार मूलक है या कैसा है? एक तो यह प्रश्न उठता है। इसी अर्थ में हजारों हजार प्रयोग हुआ है और हजारों प्रयोग के बाद जो निकलकर सामने आई है, वह इतना है कि मानव शरीर में मेधस तंत्र है, वही मन या विचारों का प्रमुख केंद्र है। ऐसा कंक्लूजन निकलकर आता है। इसलिए मेधस के विभिन्न हिस्सों को विभिन्न मानसिक क्रियाओं का वे आधार बताते हैं। यह एक सामने आता है निकलकर। हालांकि इसी सीरीज में कुछ और भी विद्वान हुए जिन्होंने लेटेस्ट अनुसंधान करता है और उन्होंने अंततोगत्वा यह भी माना है कि मेधस तंत्र के बियॉन्ड भी कोई चीज है जहां से मानव में सोचने विचारने की क्रियाएं संपन्न होती है, लेकिन वह निश्चित रूप में और निश्चित वस्तु क्या है, इसकी उनके पास कोई स्पष्टता नहीं है और सब कुछ एक रहस्य के दायरे में ही मानकर मनोविज्ञान को समझने का एक मोटा मोटी प्रयास जो देखने को मिल रहा है, मैं ऐसे समझ पा रहा हूँ। और ऐसे में ही मनोविज्ञान का पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु निकलकर सामने आई है, जिस विषय वस्तु को अब हम सभी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। यहाँ चाइल्ड साइकोलॉजी में मूलतः यह समझने का प्रयास है कि किसी बच्चे का विकास किस तरह से होता है या किन किन बातों से प्रभावित होता है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। और जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं तो चाइल्ड साइकोलॉजी के जो जनक हैं मनोविज्ञान में, वे जीन पियाजे नाम का एक स्विट्जरलैंड के चिकित्सक थे। वे बच्चों की चिकित्सा करते थे और उन्होंने बाल मनोविज्ञान पर काफी शोध किया। बाल मनोविज्ञान के वे जनक भी माने जाते हैं और इनका काल रहा, जिनका समय रहा 1896 से 1980 के आसपास में रहा है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी के प्रणेता के रूप में भी हम उनको मानते हैं, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कुछ अनुसंधान किया और इस आधार पर जो भी थ्योरी दिया है वह सूत्र रूप में आज हमारे सामने बनकर तैयार है। और जो मूल सूत्र उन्होंने दिया, उस मूल सूत्र के आधार पर बहुत सारे लघु सूत्र भी बाद के वैज्ञानिकों ने ये नहीं दिया। कर पाओगे तो यहाँ से लौट आएंगे आप, फिर 15 चलोगे तो बाकी सभी से अनुरोध है कि वो अपनी माइक म्यूट कर लें, जिनकी माइक पवन भाई की भी माइक म्यूट हो गई है। आरती दीदी, आप उनकी माइक हाँ, मैंने unmute उनसे हाँ अनम्यूट कर देना। हाँ, वो एक्चुअली बहुत लोगों के माइक अनम्यूट थे तो मैंने सबका एक साथ ही फिर म्यूट कर दिया था। जी। तो बाल मनोविज्ञान का प्रणेता के रूप में जीन पियाजे को माना जाता है, कहा जाता है, जिनका यह मानना है कि मानव जब जन्म लेता है वह खाली खाली होता है, उनके पास कुछ होता नहीं है
जैसे मेरा मानना है बुद्धि के मामले में या कुछ संस्कार के मामले में वे कुछ ऐसा मानते नहीं है, ऐसी कोई अवधारणा नहीं। और धीरे-धीरे समाज में जैसे-जैसे वह फैलता जाता है, जैसे-जैसे वह समस्याओं को मीट करता है, उनमें ज्ञान का निर्माण होता है। तो ज्ञान का निर्माण होता है, एक मोटा-मोटी जो स्पष्ट पॉइंट निकल कर सामने आ रहा है कि ज्ञान का निर्माण होता है मानव में। अ, वे यह भी मानते हैं कि बच्चे सर्वाधिक उत्सुक और जिज्ञासु भी होते हैं। वे खोजी होते हैं, जानने के इच्छुक होते हैं। बच्चे में कुछ-कुछ जन्म से भी क्षमता रूप में उनमें कायम रहता है और वही आगे भी उसका विकास का रास्ता बनता है। इस रूप में भी वे देखते हैं और उनके इसी आधार पर पीछे-पीछे बहुत सारे जो अ उपशास्त्र बने, मतलब उपलेख बने उनके, उप सिद्धांत जो बने उनके पीछे-पीछे चलकर उनके इन्हीं उपदेशों के आधार पर अनेकों पाश्चात्य विद्वान ने चलकर जो आगे बहुत कुछ लिखा है उसको और आगे डिफाइन किया है। तो इस सीरीज के जितने भी विद्वान हुए सबकी लगभग मूल अवधारणा एक जैसी रही है और वह यही कि शरीर में जो कुछ भी है, शरीर में जो विभिन्न अंग हैं मेधस के, तो वहीं से सारा चीज हमारा सोचने विचारने का क्रिया संपादन होता है। इस रूप में एक कंक्लूजन मिलता है। एक विद्यार्थी के रूप में मुझे जो कुछ भी स्पष्ट हो पा रहा है वह ऐसा ही है। और आगे बाल मनोविज्ञान भी, मनोविज्ञान का भी मनोविज्ञान का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ अवधारणाएं सेट होती है। बाल्यावस्था वह अवस्था है जहाँ अवधारणाएं सेट होती है और उस आधार पर हम आगे हमारा एक मानसिकता तैयार होता है और इस रूप में हम यह भी कंक्लूड करते हैं कि बाल मनोविज्ञान ही मनोविज्ञान का आधार है। तो इस रूप में एक यह महत्वपूर्ण हिस्सा है मनोविज्ञान का और इसी अर्थ में, इसी पृष्ठभूमि, इसी बैकग्राउंड के दायरे में हमने भी जो कुछ भी समझा है उसको हम प्रस्तुत करने का कोशिश करेंगे। ये पूरा बैकग्राउंड के रूप में मेरा समझना इस रूप में रहा है। तो आगे हम प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी हमने लिखकर कुछ तैयार किया है उसको पॉइंट वाइज में कुछ है। जैसे एक तो बाल मनोविज्ञान क्या है उस पर पूरी स्पष्टता आनी चाहिए और बाल मनोविज्ञान क्या है इस प्रकार से एक टॉपिक बनाकर हमने कुछ तैयार किया है। बाल मनोविज्ञान अध्ययन का ध्येय क्या हो सकता है, इसका क्या अभिप्राय हो सकता है, किस कारण से बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, किस प्रकार से इसका इम्पोर्टेंस है, एक इस पर कुछ बातें हैं। आगे है बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की क्या क्या विधियां हो सकती है, कैसे हम बाल मनोविज्ञान का संपूर्णता में अध्ययन कर सकते हैं, ऐसा एक प्रयास जहाँ से होता है उसके लिए कुछ हमने तैयार किया है। आगे बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता क्या है, क्यों किसी को बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। तो एज ए टीचर, एज ए शिक्षक, एज ए अभिभावक इसका उपयोगिता को रखा गया है, जिस पर हम एक बार पुनः उसको स्पष्ट करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हम आउट कर रहे हैं और बाल मनोविज्ञान पर आनुवांशिकता और वातावरण का कुछ विस्तृत में वर्णन हो सके उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं। बाल मनोविज्ञान अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर कुछ विवरण है जिसको प्रस्तुत करने का कोशिश करेंगे और
पियाजे का जो संपूर्ण सिद्धांत है, पूरा जो उन्होंने कहा है, तो उस पर भी कुछ कुछ बातें हैं जिसको हम समेटने का प्रयास करते हैं। बाल मनोविज्ञान अनुसंधान के क्रमिक विकास में विभिन्न विद्वानों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कुछ कुछ मटेरियल हमारे पास है। बाल मनोविज्ञान अनुसंधान के क्रमिक विकास में विभिन्न विद्वानों का जो रहा, जो थ्योरी रहा, उसका क्या आधार रहा, उसका क्या पृष्ठभूमि रहा, किस परिस्थिति में वह तैयार की गई, क्या देखा उन्होंने और क्या कहा, इस पर भी कुछ कुछ है। और आगे है बाल मनोविज्ञान अध्ययन करने का क्या महत्व है। मनोविज्ञान शास्त्र में बाल मनोविज्ञान अध्ययन की विधियां, मनोविज्ञान शास्त्र में बाल मनोविज्ञान अध्ययन की उपयोगिता, बाल मनोविज्ञान और एक सामान्य मनोविज्ञान, क्या ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं, इस पर भी कुछ कुछ मटेरियल हमारे पास है। मनोविज्ञान शास्त्र की दृष्टि में एक नवजात शिशु तथा उसका ज्ञानात्मक और क्रियात्मक विकास पर प्रकाश डालते हुए कुछ चीजें संक्षिप्त रूप में हमने तैयार किया है। मनोविज्ञान शास्त्र में थॉर्नडाइक के अनुसार नवजात शिशु का क्या तात्पर्य होता है, नवजात हम किसको कहते हैं, नवजात शिशु का क्या मतलब होता है, वो उस पर पूरी एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका रहेगा। 2 मिनट, आधे घंटे में। आगे है बाल मनोविज्ञान शास्त्र में बच्चों का ज्ञानात्मक योग्यता से क्या आशय लगाया जाता है, उसको भी कुछ बिंदुओं में कंक्लूड करने का हमने प्रयास किया है। बाल मनोविज्ञान शास्त्र में बच्चों के क्रियात्मक योग्यता से क्या आशय लगाया जाता है, इस पर जो समझ बनी है कुछ उसको कंक्लूड किया है। मनोविज्ञान शास्त्र में भाषा विकास से क्या आशय है, भाषा विकास की काफी चर्चा है मनोविज्ञान में, बालकों में भाषा का विकास हो। बाल मनोविज्ञान शास्त्र के अनुसार बच्चों में भाषा अध्ययन की विधियां क्या क्या हो सकती है, मनोविज्ञान शास्त्र में भाषा की क्या क्या उपयोगिताएं हैं, मनोविज्ञान शास्त्र में संवेगात्मक विकास का क्या तात्पर्य होता है। दूसरा एक भाषा के बाद संवेग एक महत्वपूर्ण बिंदु है और संवेग पर आधारित है पूरा मनोविज्ञान। बिल्कुल वो पकड़ने का कोशिश किया जाता है, इसलिए इसको हमने कुछ समेटा है। बाल मनोविज्ञान शास्त्र के अनुसार बच्चों में संवेग का स्वरूप क्या होता है, संवेग होगा और संवेग का स्वरूप क्या होगा, तो इस पर भी एक संक्षिप्त में कुछ तैयार किया है। बाल मनोविज्ञान शास्त्र के अनुसार बच्चों में संवेगों का आरंभ और उनका विकास पर प्रकाश डालते हुए कुछ मटेरियल है। बाल मनोविज्ञान शास्त्र के अनुसार संवेगात्मक विकास में परिपक्वता आ जाना तथा शिक्षण का स्थान और उस पर विवरण, यानी स्कूली शिक्षा की बात कही जा रही है। बाल मनोविज्ञान शास्त्र के अनुसार संवेगात्मक विकास में परिपक्वता, संवेग है तो संवेग की कोई परिपक्वता भी होगी और उसको कहाँ कहाँ देखा जा रहा है, किस किस दायरे में देखा जा रहा है, संवेग का क्या पूर्णता के रूप में समझा जा रहा है, इस पर स्पष्टता होगी इससे। और शिक्षण स्थान पर एक विवरण है। मनोविज्ञान शास्त्र के अनुसार
मानव में होने वाले विशिष्ट संवेग जैसे प्रेम, क्रोध, भय इत्यादि पर प्रकाश डालते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो लगी वह समेटा गया है। बाल मनोविज्ञान शास्त्र के अनुसार संवेगात्मक विकास में परिपक्वता आ जाना और अ, इससे इससे संबंधित और भी कुछ उनके पठन पाठन से संबंधित विषय जुड़ते हैं, तो उस पर भी एक विस्तार से थोड़ा रखने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके बाद आगे है बाल मनोविज्ञान शास्त्र में कुछ अवांछनीय संवेग हैं, कुछ वांछनीय संवेग हैं। तो अवांछनीय संवेग का निराकरण, उसकी पद्धतियां क्या क्या हो सकते हैं, उस पर एक विवरणी है। बाल मनोविज्ञान शास्त्र में वांछनीय संवेग, उसका निराकरण, पद्धतियां क्या क्या हो सकते हैं, उस पर एक विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार बच्चों में संवेगात्मक नियंत्रण कैसे हो, कैसे स्थिरता आए, उस पर एक विवरण जो समझ में आया वह प्रस्तुत करने का कोशिश है। आगे है बाल मनोविज्ञान के अनुसार बच्चों में संवेगात्मक नियंत्रण और नियंत्रण का उसका पूरा पृष्ठभूमि और भी उसको कुछ बिंदुओं में विस्तार पूर्वक बताया गया है। जो पॉइंट बताए गए उसको दोबारा ज्यादा एलेबोरेट करके। बाल मनोविज्ञान के अनुसार संवेग अध्ययन पद्धतियां क्या क्या हैं, इस पर भी एक विवरण होगा। इसके आगे बाल मनोविज्ञान शास्त्र के अनुसार बच्चों के जीवन में संवेग का क्या महत्व है, इस पर कुछ समेटने का प्रयास किया गया है। और विभिन्न विद्वानों के अनुसार बाल मनोविज्ञान का मूल सिद्धांत क्या है, इस पर एक विस्तृत वर्णन होगा। इस रूप में कुछ टॉपिक तैयार किए गए हैं। ये है। और इसके अलावे भी सेकंड पार्ट में कुछ और जो होगा उसको मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। और यदि सहमति होगी तो इसमें जो कुछ भी एक एक पॉइंट जो है ये टॉपिक रूप में जो थे उसको हमने बताने का प्रयास किया। इसमें क्या है तो इसको भी थोड़ा हम इलेबोरेट करना चाहेंगे, इसको खोलना चाहेंगे। ये ठीक रहेगा? हाँ भवन भाई, आपने काफी अच्छी सूची बताई कि बाल मनोविज्ञान के किन किन पहलुओं पर आपने समय लगाया है, या कौन कौन से पहलू हैं जिनको बाल मनोविज्ञान में पारंपरिक मनोविज्ञान में देखा गया है। तो यदि संक्षेप में यदि सभी बिंदुओं पर हमें कुछ सूचना मिल जाएगी तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। जी बढ़िया, धन्यवाद भैया। बाल मनोविज्ञान बच्चों के मानसिक विकास और मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करने वाली एक शाखा है, यह तो हम सभी जानते हैं। मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर जांच और अनुसंधान करती है यह शाखा। यह विशेष रूप से उन विकासात्मक प्रक्रियाओं को शामिल करता है जो बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे कि उनकी भावनात्मक, सामाजिक, शैक्षिक और शारीरिक प्रगति से संबंधित है। भावनात्मक विकास को इस प्रकार से देखते हैं। भावनात्मक विकास वह क्षेत्र है जहां बच्चों के भावनात्मक और सामाजिक विकास की समझ में मदद मिलती है, जैसे कि उनकी भावनाओं
उनका भ्रमण का कुछ क्षेत्र है, उनमें भी, और आत्म समझ की प्रक्रियाओं का जांच करना। दूसरा है शिक्षात्मक विकास के अर्थ में बाल मनोविज्ञान का अध्ययन। एक तो भावनात्मक विकास के अर्थ में बाल मनोविज्ञान का अध्ययन, और शिक्षात्मक विकास के अर्थ में बाल मनोविज्ञान का अध्ययन। आज प्रेयर नीचे में कर लो, नीचे में, हॉल में। शिक्षात्मक विकास में बाल मनोविज्ञान का अध्ययन को ऐसे देखते हैं कि शिक्षा सीखने की प्रक्रिया है, और शिक्षा के तरीके इसमें शामिल होते हैं जो बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। और यहाँ बाल मनोविज्ञान का अध्ययन इस रूप में उपयोगी होता है, उपयोगी हो सकता है, ऐसा मानते हुए यह विषय वस्तु है। आगे इसका है कि भाषा और कौशल विकास में बाल मनोविज्ञान का अध्ययन की उपयोगिता है। इसमें बच्चों की भाषा का विकास, संवाद का कौशल विकसित होना उनमें, और सामाजिक संवाद क्षमता की अध्ययन की जाती है, और इस रूप में भी बाल मनोविज्ञान का यह बिंदु उपयोगी है। सामाजिक विकास के अर्थ में यह क्षेत्र बच्चों के सामाजिक इंटरैक्शन के अर्थ में मित्रता, सामाजिक समर्थन इत्यादि की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को यह जांचती है, और इस रूप में सामाजिक विकास के अर्थ में भी बाल मनोविज्ञान का अध्ययन उपयोगी होता है। और आगे है मानसिक स्वास्थ्य के अर्थ में बाल मनोविज्ञान का अध्ययन होना चाहिए या होता है। बाल मनोविज्ञान के मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और चिकित्सा समस्याओं का अध्ययन भी शामिल होता है, जो बाल मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। आगे एक और भी बिंदु जिस पर चर्चा होता है बाल मनोविज्ञान में, वह है विकलांगता और विशेष आवश्यकताएं। वह इस अर्थ में है जैसे कोई बच्चा विकलांग हो गया है, और उसके साथ हम किस प्रकार से ट्रीट कर रहे हैं, उसको क्या ट्रीट कर रहे हैं। एक तो शारीरिक रूप से वह बच्चा विकलांग हो ही चुका है, और जब हमारे पास उसको ट्रीट करने का कोई शैली नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा समझ नहीं है, तो पता चलता है कि मानसिक रूप से भी हम समाज के लोग या जो भी लोग नहीं समझते हैं, उनको विकलांग बना देते हैं, मानसिक रूप से भी विकलांग बना देते हैं। तो इस अर्थ में विकलांगता और विशेष उसकी जो आवश्यकताएं हैं, इस अर्थ में भी बाल मनोविज्ञान का अध्ययन को देखा जाता है। इसमें बच्चों की विशेष आवश्यकताओं जैसे कि विकलांगता व अन्य मानसिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, यह शामिल है बाल मनोविज्ञान क्या है इसके प्रमुख बिंदुओं में। बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य बच्चों के मानसिक विकास की समझ में मदद करना। मूल रूप से कंक्लूजन में ये बात आ रही है कि मानसिक विकास की समझ में मदद करना, उनके मानसिक विकास की समझ में मदद करना, ताकि उन्हें सही दिशा निर्देशित किया जा सके और उनकी सामाजिक, शैक्षिक और व्यक्तिगत सफलता का समर्थन किया जा सके। आगे है दूसरा बिंदु जिसको मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा, बाल मनोविज्ञान अध्ययन का ध्येय क्या है। तो बाल मनोविज्ञान के अध्ययन का मुख्य ध्येय इस प्रकार से है कि बच्चों के मानसिक विकास की समझ, जो ऊपर स्पष्ट हुआ है, यह ध्येय बच्चों के मानसिक विकास की प्रक्रियाओं की समझ में मदद करता है, जैसे कि उनकी भावनात्मक, सामाजिक, शैक्षिक और मानसिक प्रगति। इसके माध्यम से बच्चों की सामाजिक, भाषात्मक और कौशल की प्रक्रियाओं की समझ बढ़ती है, और उनको समाज में अच्छे संवाद, सहायता और सहयोग के प्रति योग्यता
के लिए प्रोत्साहन मिलता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी समर्थन मिलता है। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से हम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को समझते हैं और उनकी मानसिक समस्याओं की पहचान करते हैं, उपचार करते हैं, उपचार करने में मदद करते हैं। यहाँ तक कि समस्याओं की पहचान से पहले ही उनके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के उपायों का पता चलता है। शिक्षा में सुधार होता है। शिक्षा में सुधार के लिए भी एक उसका ध्येय को जब देखते हैं, बाल मनोविज्ञान अध्ययन का ध्येय, तो शिक्षा में सुधार के अर्थ में भी इसको लेते हैं। और शिक्षा में सुधार कहते हैं तो उसका अर्थ हुआ कि बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से हमें शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के तरीके का पता चलता है। यह शिक्षा कर्मियों को बेहतर तरीके से बच्चों की शिक्षा प्रदान करने में मदद कर सकता है। साथ ही उनके शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकताओं का विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखने में भी सहायता प्रदान करती है, ऐसा हम देखते हैं। अभिभावकों के लिए भी यह इसी रूप में लागू होता है कि एक शिक्षक या एक अभिभावक जब मनोविज्ञान की समझ रखता है तो बच्चों के साथ उनको कैसा ट्रीट करना है, उनको यह पता हो जाता है। इस अर्थ में इसका ध्येय को हम देख सकते हैं। आगे समाज में सहयोग के अर्थ में भी बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के ध्येय को हम देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से हम बच्चों के मानसिक संवाद, मित्रता, सहयोग के प्रति योग्यता और इस योग्यता को बढ़ावा देने के तरीकों के अर्थ में भी हम समझते हैं। यह उन्हें समाज में सकारात्मक रूप से योगदान करने के लिए सामर्थ्य बनाता है। और जैसा कि पिछले बिंदु में भी स्पष्ट था, विकलांग बच्चों की देखभाल, तो यहाँ भी उससे रिलेटेड है कि विकलांग बच्चों की देखभाल के अर्थ में भी इस अध्ययन के माध्यम से हम विकलांग बच्चों के विशेष आवश्यकताओं को समझने में इससे मदद मिलता है और उनकी देखभाल, शिक्षा और सहयोग व सुधार उसमें हम करते हैं। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की क्या-क्या विधियां हैं, इसके आगे के बिंदु में हम देखेंगे अध्ययन के विधियों को हम कैसे सेट करते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के अध्ययन में विभिन्न विधियां और तरीके प्रयुक्त की जाती है जो बच्चों के मानसिक विकास और मानसिक स्वास्थ्य की समझ में मदद करती है। यहाँ कुछ प्रमुख विधियों के बारे में चर्चा होगा, जैसे अनुश्रवणी और संवाद, मतलब सुनने और संवाद की विधि। इस विधि में अनुश्रवणी और संवादना के माध्यम से बच्चों से वार्तालाप की जाती है ताकि उनके विचार और भावनाओं की समझ हो सके। यानी कि संवाद से उनमें उनके विचार और भावनाओं का समझ बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। सर्वेक्षण और अध्ययन भी एक बाल मनोविज्ञान अध्ययन की विधियां हैं। सर्वेक्षण और अध्ययन, इसमें बच्चों के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के पहलुओं की जांच के लिए सर्वेक्षण और अध्ययन की जाती है। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियों में प्रयोग और अनुभव को भी शामिल किया जाता है। बच्चों को विभिन्न सामाजिक, भाषात्मक और मानसिक प्रश्नों का सामना करने के लिए प्रयोग और अनुभव किया जा सकता है।
मानसिक प्रशिक्षण और टेस्ट। इस विधि में बच्चों को मानसिक परीक्षण और टेस्ट के माध्यम से विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं की जांच की जाती है, जैसे कि शिक्षात्मक स्तर, भाषा विकास और मानसिक स्वास्थ्य का जांच। आगे विधि है अवलोकन और समीक्षा की विधि। बच्चों के विकास में सुधार की समीक्षा के लिए उनकी अवलोकन की जा सकती है, जो उनके व्यवहार, शिक्षा और सामाजिक संवाद को मापता है। और आगे है कुछ आधारित अध्ययन, उनसे संबंधित, उनसे आधारित अध्ययन है जो बाल मनोविज्ञान में आधारित अध्ययन भी किया जाता है, जिसमें बच्चों के व्यक्तिगत प्रक्रियाओं के आधार पर अध्ययन किया जाता है और इसी अनुरूप परिवार के परिप्रेक्ष्य में, परिवार के पृष्ठभूमि में उसको देखा जाता है। लेखन और अनुसंधान भी एक विधि है। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए लेखन भी एक महत्वपूर्ण विधि के रूप में माना जाता है। इस रूप में बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियों को हम समझ सकते हैं, ऐसा कंक्लूजन है। और भी आगे काफी बिंदु है और मुझे लगता है कि इसको पढ़ने से काफी देर हो जाएगा, तो कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यानाकर्षण था। आगे जो बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता क्या है, इस पर भी थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे, जितना हो सके कम समय में। तो बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता कई प्रकार से हैं, जैसे मानसिक विकास की समझ। यह अध्ययन हमें बच्चों के मानसिक विकास की प्रक्रियाओं की समझ में मदद करता है, जैसे कि उनके भावनात्मक, सामाजिक, शैक्षिक और कौशल के क्षेत्र में विकास कैसे हो रहा है, इन सभी क्षेत्रों में उनका विकास कैसा हो रहा है, इस रूप में बाल मनोविज्ञान का अध्ययन उपयोगी है। इसी में समस्याओं की पहचान और उपचार के अर्थ में भी बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता को देखा जाता है। यह अध्ययन हमें बच्चों की समस्याओं की पहचान करने में मदद करता है, जैसे कि उनके मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं, विकलांगता, शिक्षा की समस्याएं आदि, और उन्हें उपचार और सहायता प्रदान करने के अर्थ में भी किया जाता है। शिक्षा में सुधार के अर्थ में भी बाल मनोविज्ञान के अध्ययन का महत्व है। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन में हमें शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के तरीकों का पता चलता है। यह शिक्षा कर्मियों को बेहतर तरीके से बच्चों की शिक्षा प्रदान करने में मदद कर सकता है, साथ ही उनके शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सहायता प्रदान करती है यह अध्ययन। आगे है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन का उद्देश्य में सामाजिक उपयोग और समर्थन के अर्थ में। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से हम बच्चों के सामाजिक संवाद, मित्रता और सहयोग के प्रति सामर्थ्यता को बढ़ावा देने के तरीकों के अर्थ में, तरीके विकसित करने के अर्थ में भी समझते हैं। यह उन्हें समाज में सकारात्मक रूप से योगदान करने के लिए सामर्थ्य बनाता है और
विशेष आवश्यकताओं की समझ और सहायता के अर्थ में भी बाल मनोविज्ञान का अध्ययन की उपयोगिता है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान करने और उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्रदान करने के लिए बाल मनोविज्ञान के अध्ययन का उपयोग किया जाता है, किया जा सकता है। आगे है शिक्षात्मक नीतियों का विकास। इस अध्ययन से हमें शिक्षात्मक नीतियां और कार्यक्रमों का विकास करने में मदद मिलता है, जो बच्चों के संवेदनात्मक, शैक्षिक और मानसिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। और इस अर्थ में हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन की उपयोगिता क्या है। इसके पृष्ठभूमि को और भी यदि लेंगे तो और थोड़ा बड़ा हो जाएगा और उसके लिए समय नहीं मिल पाएगा अभी। अभी है समय आपके पास 10 मिनट और पवन भाई, यदि आप जी 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 अंधेरा नहीं हुआ है और आप पढ़ पा रहे हैं तो जी। आगे है बाल मनोविज्ञान विषय पर अनुवांशिकता और वातावरण विस्तृत अनुवांशिकता और वातावरण, जिस पर कुछ बिंदु रूप में पहले जो बातें हैं उसको रखने का प्रयास कर रहा हूँ, और उसके जो बैकग्राउंड में बातें हैं वो तो रखना मुश्किल है। तो बाल मनोविज्ञान एक अनुवांशिक और विशेष शाखा है जो बच्चों के मानसिक विकास, समस्याएं, समर्थन और उनके सामाजिक और शैक्षिक परिवर्तन की समझ करने का प्रयास की जाती है। यह विज्ञान शास्त्र बच्चों के विकास प्रक्रियाओं की गहराई को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों से, विभिन्न तंत्रिकाओं से और विभिन्न तरीकों से अध्ययन करता है, जिसमें पहला है अनुवांशिकता का विकास। तो अनुवांशिकता का विकास क्या है, इसको समझते हैं तो पता चलता है कि मानसिक विकास है इसमें, और मानसिक विकास यह अनुवांशिकता बच्चों के मानसिक विकास की समझ को शामिल करती है, जिसमें उनके भावनात्मक, सामाजिक और कॉग्निटिव प्रक्रियाएं उसमें शामिल है। यह विश्लेषण करता है कि कैसे बच्चे विचारते हैं, कैसे वे सीखते हैं और कैसे वे उत्तर प्रस्तुत करते हैं। तो मानसिक विकास के अर्थ में यह है। मानसिक स्वास्थ्य और समस्याओं के अर्थ में ऐसे देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान में मानसिक स्वास्थ्य की समझ के साथ ही बच्चों की मानसिक समस्याएं भी पहचानी जाती है और उपचार की जाती है, और इस रूप में मानसिक स्वास्थ्य और समस्याओं की पहचान है। शिक्षा और संवादना, शिक्षा और संवादना जिसको हम कह रहे हैं, तो कुल मिलाकर है कि बच्चे सुनकर अभी नहीं आना, 10 मिनट के बाद। बच्चे सुनकर और सुनने के पश्चात जो विचार करते हैं, जिसको हम लोग संवाद कहते हैं, तो संवाद के अर्थ में है, और संवाद के माध्यम से यह विषय बच्चों के शिक्षात्मक प्रक्रियाएं, उनके शैक्षिक विकास के प्रकार और संवेदनात्मक प्रतिक्रियाओं की समझ में मदद मिलती है इससे। इसी में है सामाजिक विकास के अर्थ में भी अनुवांशिकता को देखते हैं। इस अनुवांशिकता के
तहत बाल मनोविज्ञान बच्चों के सामाजिक विकास, मित्रता और सामाजिक समर्थन की प्रक्रियाओं की जांच करता है इसमें। और आगे संक्षिप्त में बाल मनोविज्ञान अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर जो चर्चा था उसको पुनः एक बार करते हैं आगे। बच्चों का विकास के अर्थ में बाल मनोविज्ञान अध्ययन के मुख्य बिंदुओं में बच्चों का विकास, यह अध्ययन बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करता है। यह जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है कि बच्चों के विकास में किस प्रकार के कारक शामिल हो सकते हैं। पवन भाई क्षमा करेंगे, जी भैया। यदि मैं देख रहा हूँ कि आपकी पृष्ठभूमि में काफी अंधेरा छा गया है और शायद आप मोबाइल की रोशनी में पढ़ रहे हैं, तो समय भी हमारे पास केवल 7 मिनट है प्रश्नोत्तरी के लिए। तो जो चीज मैंने ऑब्जर्व किया कि आपके पास बाल मनोविज्ञान से जुड़े हुए मुद्दों की एक लंबी लिस्ट है, जिन मुद्दों को पढ़ा जाना है, इतने विस्तृत लिस्ट के लिए की जानकारी मिली आपकी इस प्रस्तुति में। शुद्ध हिंदी, आपकी हिंदी बहुत ही जो है मतलब शुद्धता के साथ है, जिस पर आप, जिससे कि हिंदी के विद्यार्थियों को आगे जो है काफी सुविधा हो जाएगी। जो और मैं ऑब्जर्व किया वो यह है कि स्कूली वातावरण में बच्चे वहाँ पर जहाँ प्रेयर की स्थली है वहाँ पर आप बैठ करके इसका पाठ कर रहे हैं, तो उस वातावरण में रहते हुए, सींचते हुए जो है आपने अपनी बातों को जो है समेटा होगा अपनी प्रस्तुति के लिए, और अपने जो है जो पुस्तक लिख रहे हैं मनोविज्ञान पर उसके लिए। और जो मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आपकी पहली प्रस्तुति थे, लेकिन उसके बाद भी जो आपका मनोबल है वो काफी सराहनीय है। और सड़क के किनारे होते हुए प्रदूषण, जो बसों की आवाजें हैं आदि से भी आप जूझते हुए आपने प्रस्तुति दी है। पहले आपका सुंदर चेहरा दिख रहा था, अब केवल चश्मों पर मोबाइल की चमक ही दिख रही है। तो खैर, बहुत ही अच्छा समेटा आपने मुद्दे को, और निश्चित रूप से जो लेखन सामग्री होगी वो काफी रिच होगी, जिससे कि बाल मनोविज्ञान को समझने में हम सभी को सुविधा होगी, और जो आपका लेखन होगा वो काफी समृद्ध सा होगा। तो मैं चाहूंगा जो लोग उपस्थित हैं और पवन भैया से कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं तो वो जरूर रखें, हमारे पास अगले 5 मिनट हैं। कुछ अपनी उनसे प्रश्न ना हो तो कम से कम उनकी प्रस्तुति के बारे में आपकी क्या विचार हैं, कैसा लगा, वो कम से कम आप प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसी अपेक्षा है। पवन भैया, बहुत अच्छा लगा और आपने काफी डिटेलिंग बहुत अच्छे से करी है सभी टॉपिक की, और इसका क्या स्कोप है उसको समझने में, मतलब उसका इस विषय को पढ़ के हम मतलब और अच्छे से एक स्टूडेंट की इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट को किस तरह से समझ सकते हैं, उस पर आपकी प्रस्तुति ने काफी ध्यान दिलाया। और इसकी जरूरत के बारे में भी काफी फोकस था आपका प्रस्तुति। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं पूरी तरह से कनेक्ट कर पाई, क्योंकि मैं भी ये कोर्स पर अभी लिख रही हूँ, तो मैं काफी रिलेट कर पाई आपकी बात से। धन्यवाद।
तो पवन भाई, यदि आपने जो लिखा है उसकी सॉफ्ट कॉपी या पीडीएफ फाइल यदि शेयर कर दें तो वो भी हमारे लिए एक संग्रहणीय वस्तु होगी। जैसा कि सबसे अपेक्षा रहती है प्रस्तुतिकर्ता से, तो ऐसा संभव होगा क्या पवन भाई? जी जी जी। भैया इसमें क्या है ना कि आ, दो प्रकार से, एक तो हेडलाइंस रूप में है और उसका पॉइंट्स में कुछ हमने आउट कर लिया है, एक तो वो है। और एक है कि बैकग्राउंड उसका क्या रहा है, तो उसको भी लिया है, तो वो काफी मोटी हो जाती है। जो पॉइंट्स रूप में है, जिसको मैं समझ पर कुछ पॉइंट आउट किया हूँ, तो वो मैं पीडीएफ रूप में कर दूं तो अच्छा है। जी, ऐसा और उसे ग्रुप में मुझे लगता है। लेखकीय ग्रुप में शेयर कर दें तो सब लोग देख पाएंगे। जी। जी भैया, तो हो जाएगा, तो पीडीएफ करके मैं कर दूंगा। विजय भैया ने मनोविज्ञान से जुड़ी प्रस्तुति, पहली प्रस्तुति दी थी, आज ये दूसरी प्रस्तुति थी। तो मैं चाहूंगा कि विजय भैया इस बात का आकलन करते हुए पवन भाई की प्रस्तुति पर अपनी कुछ बात रखें। विजय भैया। नहीं, सारी बातें तो आ ही गई हैं वैसे भैया। और मैं खुद भी नोट्स बना रहा था बैठ के कि क्या क्या मुझसे छूटा। और बहुत ही स्टेप वाइज और बहुत गहरा है ना, पढ़ के भैया ने बहुत अच्छा बोला। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ अपनी पवन भाई की प्रस्तुति को रोक सकते हैं, क्योंकि उनका अंधेरे से जूझना अब देखा नहीं जा रहा है। 3 बिंदु केवल दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। वीडियो उनका ऑन है। और बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस माहौल में, परिवेश में आपने इसको किया है, जिस व्यस्तता में और जिस भूमिका के साथ रहते हुए, वो भी बहुत बहुत सराहनीय है पवन भाई। सभी को धन्यवाद कि वो बने रहे और इस प्रस्तुति का साक्षी बने। सभी को नमस्ते। जी नमस्ते भैया। धन्यवाद। नमस्ते।